हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन अर्थात फलन। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस की दुनिया में यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और यदि आप चाहते हैं कैलकुलस बहुत अच्छा हो आपका तो आपको फंक्शन को अच्छी तरह समझना होगा। आइए हम देखते हैं फंक्शन क्या है। फंक्शंस आर लाइक मशीन्स which give unique output corresponding to each input which is fed into it। अर्थात फलन मशीन की तरह होता है जो उनमें डाले गए प्रत्येक इनपुट के संगत अद्वितीय आउटपुट देता है। यहाँ दो शब्द हैं, एक है आपका यूनिक आउटपुट और एक है आपका इनपुट। इनपुट यानी कि मशीन में जो कुछ भी आप देते हैं वो आपका इनपुट है और मशीन आफ्टर प्रोसेसिंग आपको देता है उसको बोलते हैं हम लोग आउटपुट। यदि हम एक मशीन बनाएं, सपोज कोई एक मशीन है जिसमें आप कुछ न कुछ देंगे और प्रोसेसिंग के बाद ये आपको कुछ न कुछ देगा। जो आप देंगे उसको हम बोलेंगे इनपुट और प्रोसेसिंग के बाद मशीन जो आपको देगा उसको हम कहते हैं आउटपुट। आउट ये क्या है? मशीन। जैसे कि रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज भी एक मशीन है। उसमें यदि आप पानी देते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको बर्फ मिलता है। तो रेफ्रिजरेटर के लिए पानी इनपुट हो गया और बर्फ यानी कि आइस क्या हो गया? आउटपुट हो गया। एक्चुअली इनपुट जो है इसी इनपुट को हम लोग प्रांत कहते हैं और आउटपुट को हम लोग परिसर कहते हैं। इनपुट को प्रांत कहेंगे और आउटपुट को हम लोग परिसर कहेंगे। लेकिन वैसे इनपुट को हम लोग प्रांत कहते हैं जिसके संगत फलन हमें परिभाषित आउटपुट देता है। यदि हम इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन देखें तो हम बोलेंगे लेट ए एंड बी बी टू फंक्शंस and f is a rule which associates each element of set A to the unique element of set B, then f is called a function from A to B। यदि हम दो सेट लें, एक सेट A और एक सेट B, सेट A और सेट B दोनों अरिक्त समुच्चय हैं, यानी कि इम्प्टी नॉन इम्प्टी सेट्स क्या है? सेट A और सेट B क्या है? दो नॉन इम्प्टी सेट्स हैं, दो अरिक्त समुच्चय हैं, यानी इसमें कुछ न कुछ एलिमेंट होंगे। जैसे मैं यहाँ P Q R S लेता हूं 1 2 3 4 और कहता है कि F एक ऐसा नियम है, F एक ऐसा नियम है, F एक ऐसा रूल है जो A के प्रत्येक एलिमेंट को, A के प्रत्येक अवयव को B के अद्वितीय अवयव से जोड़ता है। P को कनेक्ट कर दिया है 1 से, Q कनेक्ट कर दिया 2 से, इसको कर दिया है 3 से, इसको कर दिया हमने 3 से। आप यहां देख सकते हैं कि P एसोसिएटेड है किससे? 1 से और Q किससे जुड़ा हुआ है? 2 जुड़ा हुआ है, R जुड़ा है 3 से और S जुड़ा हुआ है 3 से। यहां हम लोग फलन F का प्रांत, F का प्रांत इन डोमेन ऑफ F का प्रांत क्या है? तो सेट A समुच्चय A में जितने भी अवयव हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं प्रांत, यानी कि P Q R S। सेट A में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका जो कलेक्शन है इसी को हम क्या कहेंगे? F का प्रांत कहेंगे। F का सह प्रांत क्या होगा? को डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा? यह होगा कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट B। सेट B के सभी अवयवों का समुच्चय, इसको हम कहते हैं सह प्रांत। 1 2 3 4 और F का जो परिसर है यानी कि रेंज,
F का परिसर रेंज ये क्या होगा, ये हम समुच्चय B के वैसे अवयवों का समूह लेंगे जो अवयव समुच्चय A के अवयव का प्रतिबिंब है। हम यहाँ बोलेंगे कि P का प्रतिबिंब क्या है 1 है, Q का प्रतिबिंब क्या है 2 है, R का प्रतिबिंब क्या है 3 है और S का प्रतिबिंब क्या है 3 है। तो समुच्चय B में सिर्फ 3 अवयव हैं 1, 2 और 3 जो कि समुच्चय A के अवयवों का प्रतिबिंब है। यानी कि समुच्चय B के ऐसे अवयवों का समूह जो समुच्चय A के अवयवों का प्रतिबिंब होता है उसे हम क्या बोलते हैं परिसर यानी रेंज कहते हैं। रेंज क्या हो जाएगा 1, 2, 3 और हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ हम बोलेंगे कि सहप्रांत और परिसर में आप देख सकते हैं क्या रिलेशन है। परिसर यानी कि रेंज, रेंज हमेशा सहप्रांत का उप समुच्चय होता है। हम लोग यहाँ बोलेंगे इन जनरल रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। यहाँ हम लोग बोल सकते हैं सामान्यतः परिसर सहप्रांत का उप समुच्चय होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। फंक्शंस क्या है, फंक्शंस आर लाइक मशीन्स, फलन मशीन की तरह होता है जो उनमें डाले गए प्रत्येक इनपुट के संग अद्वितीय आउटपुट देता है। और इसका जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो क्या है कि A और B दो और एक समुच्चय हैं। आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं A तथा B दो और रिक्त समुच्चय हैं तथा F एक ऐसा नियम है जो A के प्रत्येक अवयवों को समुच्चय B के अद्वितीय अवयव से जोड़ता है। Let A and B be two non-empty sets, and F is a rule which associates each element of set A to the unique element of set B. अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग प्रांत समझ गए, सहप्रांत समझ गए, परिसर समझ गए और मैंने क्या लिखा है कि परिसर जो है वह सहप्रांत का क्या होता है उप समुच्चय होता है। अब जरा हम लोग फंक्शन को क्लियर करते हैं। यहां मैं लिखूं P Q R S। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ये फंक्शन है कि नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका क्या जवाब होगा, यह फंक्शन है या नहीं है। तो आपका क्या जवाब होगा, ये फंक्शन है। देखिए यदि मैं इसी में इतना छोड़ दूं, यदि इतना छोड़ दूं तब यह फंक्शन नहीं होगा। यदि मैं आपसे पूछूं क्या यह फंक्शन है, यह फंक्शन नहीं है। फिर मैं आपसे पूछूं क्या यह फंक्शन है, यह भी फंक्शन नहीं है। और फंक्शन क्लियर करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोग जानते हैं किट्टी पार्टी क्या होता है। किट्टी पार्टी के हेल्प से हम लोग फंक्शन के डेफिनेशन को क्लियर करेंगे। किट्टी पार्टी इज दैट पार्टी इन विच ओनली लेडीज पार्टिसिपेट। किट्टी पार्टी ऐसी पार्टी होती है जिसमें सिर्फ महिला लोग भाग लेते हैं।
सपोज कहीं किटी पार्टी हो रहा है, वहां महिलाएं सज धज कर जाने को तैयार है, और उनके छोटे छोटे बच्चे जो हैं वह भी जिद मचा रहे हैं कि नहीं हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। माँ समझा रही है बच्चे को कि नहीं आपको नहीं जाना है, ये हम लोगों की सिर्फ पार्टी है। कुछ बच्चे समझ गए, लेकिन कुछ बच्चे जो वतन टाइप के थे वो चोरी छिपे उनके पीछे पीछे वहां पहुंच जाते हैं। अब हम यहाँ पे समुच्चय ए और समुच्चय बी, दो समुच्चय हैं यहाँ पे। समुच्चय ए को हम कहेंगे किड्स, किड्स मतलब बच्चे, और ये समुच्चय बी को हम बोलेंगे मदर, यानी उनकी माँ। अब किट्टी पार्टी के हेल्प से हम लोग समझेंगे इसको। जो भी चीजें किट्टी पार्टी में लागू हो जाएगी वो फंक्शन हो जाएगी, और जो बातें किट्टी पार्टी में लागू नहीं होगी वो फंक्शन नहीं होगा। समझिए, मैंने आपसे पूछा क्या यह फंक्शन है, आप बोलेंगे हाँ सर यह फंक्शन होगा, बिल्कुल होगा फंक्शन। मैं पूछूंगा कि यहाँ 4 तो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, 4 किसी का प्रतिबिंब नहीं है, तो कैसे फंक्शन हुआ? तो आप ये जवाब देंगे कि सर किट्टी पार्टी में ऐसी माँ हो सकती है जिसके वहां बच्चे नहीं गए हों। किट्टी पार्टी में ऐसी माँ, ये वो माँ है, अपना समझने की समझ सकते हैं, ये वो माँ है जिसके वहां बच्चे नहीं पहुंचे, यानी यह फंक्शन हो सकता है। अब इसको देखिए, क्या 2 बच्चे की एक माँ हो सकती है? हाँ हो सकती है, 2 बच्चे की एक माँ हो सकती है, इसका मतलब ये फंक्शन है। वैसे आगे चलकर आपको बताएंगे हम, इसको बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? मेनी वन फंक्शन। फिर मैं आपसे पूछूं कि जरा आप बताइए क्या यह फंक्शन है? इसको मिटा रहा हूं, क्या यह फंक्शन है? आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक बच्चे की 2 माँ नहीं हो सकती है ना। इसका मतलब यह फंक्शन भी नहीं होगा, यह फंक्शन नहीं होगा। यानी कि जो बातें किट्टी पार्टी पे लागू होगी वो आपका फंक्शन हो जाएगा, जो लागू नहीं होगी वो फंक्शन नहीं होगा। फिर यदि मैं आपसे पूछूं क्या क्या यह फंक्शन है, क्या यह फंक्शन है, क्या आपका जवाब होगा यह फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां ऐसे बच्चे नहीं हो सकते हैं उस पार्टी जिसके माँ वहां उपस्थित नहीं हो, है ना। वहां किट्टी पार्टी में ऐसे बच्चे नहीं हो सकते हैं जिसकी माँ उपस्थित नहीं हो, अतः यह फंक्शन क्या है? नहीं है। इस प्रकार से आप लोग किट्टी पार्टी के हेल्प से फंक्शन के डेफिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, स्वतंत्र एवं आश्रित चर, स्वतंत्र एवं आश्रित चर, स्वतंत्र एवं आश्रित चर। सबसे पहले हम समझेंगे कि यहाँ चर आया, चर क्या होता है, व्हाट इज वेरिएबल। आपको मालूम है ऐसी राशि जिसका मान क्या हो? परिवर्तनशील। ऐसी राशि जो क्या हो? परिवर्तनशील हो, क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम चर कहते हैं, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। अब है कि इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र चर क्या है और आश्रित चर क्या है, इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। यदि आपसे मैं पूछूं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आपका क्या जवाब होगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका जवाब क्या होगा? सर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यदि हम वृत्त के क्षेत्रफल को a कह दें, यदि हम वृत्त के क्षेत्रफल को a कह दें, क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। तो हम यहां से क्या देखेंगे? यहां से ये देखते हैं कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ सर्कल, क्या है? दिस इज फंक्शन ऑफ आर। पाई तो कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, तो a यानी कि एरिया ऑफ सर्कल क्या है? फंक्शन ऑफ आर, रेडियस का फंक्शन है। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या का फलन होता है। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल है आपका त्रिज्या और एक वेरिएबल आपका है क्षेत्रफल। यानी कि एक चर है वृत्त की त्रिज्या और दूसरा चर है वृत्त का क्षेत्रफल। इस दोनों में कौन है स्वतंत्र चर और कौन है आश्रित चर? कैसे समझेंगे हम लोग?
देखिए आपको मालूम है कि वृत्त की त्रिज्या यदि हम बढ़ा दें क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वृत्त की त्रिज्या को बढ़ाने पर क्षेत्रफल बढ़ जाता है और वृत्त की त्रिज्या को घटाने पर क्षेत्रफल घट जाता है। यानी कि वृत्त की त्रिज्या पर क्षेत्रफल निर्भर कर रहा है ना। वृत्त की त्रिज्या बढ़ाते हैं क्षेत्रफल बढ़ जाता है, त्रिज्या घटाते हैं क्षेत्रफल घट जाता है। इसका मतलब त्रिज्या पर आश्रित है कौन, वृत्त का क्षेत्रफल। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि a क्या हो गया, यह हो गया आश्रित चर, और यहाँ पे r क्या हो गया, r हो गया आपका स्वतंत्र चर। इन दिस एग्जांपल हम लोग क्या बोलेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड रेडियस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम लोग यहाँ बोलेंगे सर इस उदाहरण में a क्या है आपका, a है आपका आश्रित चर और रेडियस r क्या है, यह है स्वतंत्र चर। कैलकुलस की दुनिया में हम लोग स्वतंत्र चर को x से लिखते हैं और आश्रित चर को y से लिखते हैं। कैलकुलस में हमेशा हम लोग फंक्शन को इस रूप में लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। x क्या है, x है आपका स्वतंत्र चर और y क्या है आपका आश्रित चर। यानी कैलकुलस की दुनिया में आप लोग x से डिनोट करेंगे इसको स्वतंत्र चर को और y से करेंगे इसको आश्रित चर को। आप लोग समझ गए व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसा चर जो किसी पर निर्भर नहीं करता है तो बोलते हैं स्वतंत्र चर, और जो किसी दूसरे चर पर निर्भर करेगा उसको हम बोल देंगे आश्रित चर। इसको नोट कीजिए और करना आप। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शन को समझने के लिए आपको ग्राफ समझना होगा, यानी कि फंक्शन का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं। जब तक आप ग्राफ नहीं समझेंगे तो फंक्शन को सही से आप नहीं समझ पाएंगे। आइए हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। फलन का ग्राफीय निरूपण, फलन का ग्राफीय। हम बोलेंगे कि y बराबर एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है तो इसका हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो y बराबर एफ ऑफ एक्स यदि कोई फंक्शन है तो एक्स वाई तल, ये आपका एक्स वाई तल कहता है कि y बराबर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ एक्स वाई तल में उन बिंदुओं का समूह है जो x के विभिन्न मानों को रखने से प्राप्त होता है। y बराबर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, y बराबर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ एक्स वाई तल में क्या है, बिंदुओं का समूह है जो x के विभिन्न मानों पर प्राप्त किया जाता है। y बराबर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ एक्स वाई तल में बिंदुओं का समूह है जो x के विभिन्न मानों पर प्राप्त किया जाता है।
यदि आपसे पूछूं कि आप y बराबर x का ग्राफ खींचिए, आपसे पूछो कि y बराबर x का ग्राफ खींचिए, कैसे खींचेंगे? तो आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, इस तरह से बॉक्स बनाते होंगे आप लोग, और इसमें एक तरफ एक बॉक्स में x, एक बॉक्स में y लिखते होंगे, और बारी बारी से जैसे x का मान हम रखते हैं 0, y कितना हो जाएगा? x का मान रखिए 0, y कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x का मान 1 रखिए, y कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। x का मान 2 रखिए तो y क्या हो जाएगा? 2। अब इन पॉइंट्स को हम लोग यहाँ रखते हैं, 0,0 ये आपका ओरिजिन है, 1,1 इसको 1 बोले, उतना दूरी 1 यहाँ आएगा, तो ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ आ जाएगा। 2,2 कुछ यहाँ आएगा, तीनों पॉइंट्स अगर आप लोग मिला देंगे, तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे, ये ग्राफ किसका हो गया? तो y बराबर x का। इसी प्रकार से यदि y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ खींचना है मुझे, देखिए यह तो आपका सरल रेखा आ रहा है, तो एक स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स के हेल्प से आप स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो, लेकिन यहाँ पावर क्या है? 2 है, इसका ग्राफ कैसा आएगा? तो वक्र आएगा, कर्व आएगा, और एक वक्र खींचने के लिए हमें 2 पॉइंट्स से काम नहीं चलने वाला, हमें बहुत सारे पॉइंट्स लेने होंगे। इसका ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे आप लोग? बहुत सारे पॉइंट्स लेंगे, -3 रखता हूं यहाँ पे, स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? 9, -2 स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, -1 स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, 0 रखिए 0 हो जाएगा, 1 पे 1 स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस प्रकार से पॉइंट्स आ गए। और भी पॉइंट्स लेना होगा आपको, 10-15 पॉइंट्स ले लेंगे हम लोग, है ना, और उन सभी पॉइंट्स हम लोग क्या करेंगे? XY तल में लोकेट कर देंगे, और उन सभी को हम लोग स्मूथली मिला देंगे, क्या बन जाएगा? ग्राफ आ जाएगा, किसका आ जाएगा? वायर एक्सिस पर का ऐसा ग्राफ जब खींचोगे आप लोग, कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा, इस तरह से ग्राफ आगे से आएगा और आगे से आएगा। ठीक है, तो फलन का ग्राफीय निरूपण में क्या देखें हम लोग कि y बराबर f ऑफ x का ग्राफ xy तल में बिंदुओं का समूह है जो x के भिन्न भिन्न मानों पर प्राप्त किया जाता है। ओके, इसको नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जरा एक बात समझना हम लोगों को कि ग्राफ आपको यदि दे दिया जाए बना करके बहुत सारा, और आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा ग्राफ फंक्शन का है, यानी कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन का कौन सा ग्राफ है, यदि मैं आपसे पूछूं क्या यह ग्राफ फंक्शन का है, देखिए जब हम फंक्शन बोले आप समझेंगे सिंगल वैल्यूड फंक्शन, एक होता है मल्टी वैल्यूड फंक्शन। मल्टी वैल्यूड फंक्शन फंक्शन होता ही नहीं, जिस प्रकार से कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फोर्स नहीं होता, यानी कि विद्युत वाहक बल जिस प्रकार से बल नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से मल्टी वैल्यूड फंक्शन भी फंक्शन नहीं होता, यानी कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन को ही हम लोग फंक्शन कहते हैं। यानी कि जहां भी आपको लिखा हुआ मिले सिंगल वैल्यूड फंक्शन, इसका मतलब क्या बोलेंगे हम लोग? फंक्शन बोलेंगे, और कहीं फंक्शन लिखा हुआ इसका मतलब क्या बोलेंगे हम लोग? उसको हम बोलेंगे सिंगल वैल्यूड फंक्शन। तो आपसे पूछेगा क्या यह ग्राफ फंक्शन का है, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक आपको रूल दे रहे हैं, नियम दे रहे हैं, कहता है कि यदि y अक्ष के समांतर खींची गई रेखा, यदि y अक्ष के समांतर खींची गई रेखा आपके ग्राफ को एक और केवल एक बिंदु पर यदि प्रतिच्छेद करती है, तब वह ग्राफ फंक्शन का होगा, यानी कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन का होगा। जरा आप चेक कीजिए, y अक्ष के समांतर हम लाइन खींचते हैं,
देख रहे हैं? तो प्रत्येक लाइन y अक्ष के समांतर खींचा गया प्रत्येक रेखा क्या कर रहा है, इस ग्राफ को केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद कर रहा है। अतः यह ग्राफ क्या होगा, फंक्शन का होगा, यानी कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन का होगा। यदि मैं आपसे पूछूं क्या यह फंक्शन का ग्राफ है, ये पूछो क्या यह फंक्शन ग्राफ है, मेरा जवाब क्या होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि y अक्ष के समांतर खींची गई सरल रेखा इस ग्राफ को एक से अधिक बिंदु पर काट रहा है। देखिए, एक से अधिक बिंदु पर काट रहा है, अतः यह ग्राफ फंक्शन का नहीं होगा, यानी कि यह ग्राफ सिंगल वैल्यूड फंक्शन यानी कि फंक्शन का नहीं होगा। आपको याद रखना है, ग्राफ को देखकर आप कैसे बताएंगे कि यह ग्राफ फंक्शन का है कि नहीं है। y अक्ष के समांतर आपको एक सरल रेखा खींचनी है, और वह सरल रेखा यदि ग्राफ को एक और केवल एक बिंदु पर काटती है तो वह ग्राफ फंक्शन का होगा। यदि वह स्ट्रेट लाइन आपके ग्राफ को एक से अधिक बिंदु पर काटती है तो क्या होगा, वो फंक्शन ग्राफ नहीं होगा। तो हम लोग समझ गए, y अक्ष के समांतर खींची गई रेखा यदि ग्राफ को एक और केवल एक बिंदु पर काटती है तो वह ग्राफ फंक्शन का होगा, और यदि y अक्ष के समांतर खींची गई रेखा ग्राफ को एक से अधिक बिंदु पर काटती है तो वह ग्राफ फंक्शन का नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेमिंग ऑफ फंक्शन। नेमिंग ऑफ नेमिंग ऑफ फंक्शन, फलन का नामकरण। इसको हम लोग मुख्य रूप से दो भागों में बांटेंगे। पहला होगा आपका अलजेब्राइक फंक्शन, दूसरा आपका ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। पहला आपका अलजेब्राइक फंक्शन, दूसरा क्या है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अब इसके भी तीन टाइप है। पहला आपका है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, ये मैं फंक्शन को शॉर्ट में लिख रहा हूं, एफ ऐसे करके फॉर्म में देते हैं, इसको शॉर्ट में बोलेंगे फंक्शन बोलेंगे। दूसरा आपका रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, और तीसरा आपका है इरेशनल फंक्शन। हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बहुपद फलन, इसको बोलेंगे परिमेय फलन, इसको बोलेंगे अपरिमेय फलन। इसके चार टाइप। पहला आपका है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकी फलन। दूसरा है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, लघुगणकीय फलन। लघुगणकीय फलन। तीसरा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन। और फिर आपका चौथा है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। चरघातांकी फलन,
लघुगणकीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे, तो इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बहुपद फलन, फिर देखेंगे परिमेय फलन, फिर अपरिमेय फलन। पहला आपका क्या है? बहुपद फलन, पॉलिनोमियल फंक्शन। कहता है कि यदि कोई फंक्शन y बराबर f of x, y बराबर f of x यदि कोई फलन इस रूप का है, किस रूप का है? a नॉट x की पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पावर माइनस 2 प्लस अप टू an, जहां a नॉट a1 a2 अप टू an वास्तविक नियतांक हैं तथा चर के घात नॉन नेगेटिव इंटीजर और ऋणात्मक पूर्णांक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। a1 a नॉट इक्वल टू 0 हो तो यह फलन बहुपद फलन कहलाता है। a नॉट को 0 नहीं कर दिए हैं तो हम लोग लिखेंगे यह फलन n घात का बहुपद कहलाता है। यानी कि यदि कोई फंक्शन इस रूप में हो a नॉट x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पावर n माइनस 2 प्लस कहाँ तक an तक, और कहा गया कि a नॉट a1 a2 a3 a4 इस तरह से an तक, ये सब क्या आपके वास्तविक नियतांक रियल कांस्टेंट्स। और चर के जो घात हैं ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। और यदि x पावर n का जो गुणक है नॉट, यदि ये 0 नहीं हो तो हम क्या बोलेंगे? इस फलन को हम बोलेंगे n घात का बहुपद, a polynomial of डिग्री n। हम एग्जांपल लें इसका तो f of x बराबर x के पावर 2020 प्लस 3x। यहां से पूछूं कि यह बहुपद है या नहीं, जब होगा कि हाँ है। और इसका घात क्या है? तो x यानी कि जो चर उसमें है उस चर का जो अधिकतम पावर है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल।
यानी कि किसी भी बहुपद में उपस्थित चर के जो महत्तम घात है, अधिकतम हाईएस्ट पावर है, उसे क्या बोलते हैं? उस बहुपद का घात कहते हैं। यानी कि हम इसको बोलेंगे कि 2020 घात का एक बहुपद है। इसी प्रकार से यदि मैं एग्जांपल लूं, g ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये क्या है? तो देखिए यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, यानी कि 2 घात का बहुपद है ये, घात 2 का एक बहुपद है। फिर यदि आप बोलो आपसे क्या h ऑफ x बराबर में लिखूं 7, तो क्या 7 आपका बहुपद है? जवाब होगा हाँ, क्योंकि हम 7 को लिख सकते हैं 7 into 1 और 1 को लिख सकते हैं x पावर 0। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शून्य घात शून्य का, यानी कि शून्य घात का एक बहुपद। और यदि आपसे पूछा जाए किसी बहुपद फलन का प्रांत क्या होता है, आपको याद रखना है कि every polynomial is defined for all real values of x, यानी कि हर एक बहुपद x के सभी वास्तविक मान के लिए क्या है? परिभाषित है। इसलिए बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल का जो प्रांत है वो क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर्स, सभी वास्तविक संख्याएं। नोट कीजिए इसको। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक पॉइंट लिख लेंगे, प्रत्येक बहुपद का प्रांत क्या होगा? ये हो जाएगा x belongs to r। x belongs to r, सो पढ़ेंगे belongs to, क्या पढ़ेंगे? belongs to, x belongs to r, r मतलब रियल नंबर, यानी कि प्रत्येक बहुपद x के सभी वास्तविक मान के लिए परिभाषित है। अब अगला आपका है परिमेय फलन, रैशनल फंक्शन। अगला आपका पढ़ना है परिमेय फलन, रैशनल फंक्शन। हम बोलेंगे कि रैशनल फंक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, यानी कि परिमेय फलन दो बहुपद फलन का अनुपात। क्या है परिमेय फलन? यह दो बहुपद फलनों का अनुपात है। यह दो बहुपद फलनों का एक अनुपात है। It is the ratio of two polynomial functions। इसका एग्जांपल क्या लेंगे? एग्जांपल लेते हैं f of x बराबर x माइनस 3 बटा x माइनस 2, g x बराबर एटसेट्रा। ये आपके एग्जांपल है किसके? परिमेय फलन के। आप यहां देख सकते हैं, ये आपका अंश है, ये आपका हर है। अंश में क्या है आपका? यह भी एक बहुपद फलन है, ये भी क्या बहुपद फलन है। इनफैक्ट यह आपका एक रैखिक बहुपद है, यह भी क्या आपका रैखिक बहुपद है। तो यह फलन दो बहुपद फलनों का अनुपात है, रेशियो है। क्या हो गया? रैशनल फंक्शन हो गया, परिमेय फलन हो। यहां भी देखिए, यहां भी एक बहुपद फलन आपका क्या है? x प्लस x प्लस 2। यह क्या है? यह आपका द्विघात बहुपद है। ये क्या आपका? ये त्रिघात बहुपद फलन है। और इस दोनों का जो रेशियो अनुपात है क्या हो गया आपका? परिमेय फलन हो गया। यदि हम बात करेंगे सर परिमेय फलन का प्रांत क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि इसका प्रांत, देखिए प्रांत एक्चुअली में क्या होता है? प्रांत x के वे सभी मान जिस पर आपका फलन परिभाषित रहे, उसी को हम बोलते हैं प्रांत।
यानी कोई भी फलन है, वह फलन x के जिन मानों पर परिभाषित हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? प्रांत बोलेंगे। तो यदि हम इस फलन की बात करें, इस फलन का प्रांत क्या होगा? f(x) का प्रांत क्या होगा? f(x) का प्रांत x belongs to R excluding the points where denominator is 0, यानी कि परिमेय फलन का प्रांत क्या बोलेंगे हम लोग? सभी वास्तविक संख्या, लेकिन हम लोग x का वह मान छोड़ देंगे जिस पर हर का मान क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। यानी कि यदि हम इसकी प्रांत की बात करें, f(x) का प्रांत यदि हम बात करें तो क्या बोलेंगे? x belongs to R, x belongs to R excluding the point where denominator is 0। आपका हर 0 कहाँ हो रहा है? x - 2 कहाँ 0 हो रहा है? देखिए x - 2 को 0 के बराबर कीजिए, x कितना आ गया? देखिए 2। यानी कि इस परिमेय फलन का जो हर है, यह हर 0 कहाँ हो रहा है? x बराबर 2 पर हो रहा है। तो हम क्या करें, क्या लिखेंगे? f(x) का प्रांत क्या लिखेंगे कि x के सभी वास्तविक मान, लेकिन किसको छोड़कर? 2 को छोड़कर। क्यों? क्योंकि 2 पर इस परिमेय फलन का हर क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। और आपको मालूम है, यदि किसी भी भिन्न का हर 0 हो जाए, जैसे कि 1/0 हम लिख देते हैं, क्या होता है? अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। यानी कि x बराबर 2 पर यह परिमेय फलन अपरिभाषित हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए हम लोग इसके प्रांत से दो को शामिल नहीं करेंगे, इसको हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे, इसको हम त्याग कर देंगे। यानी कि इस फलन का प्रांत क्या होगा? x के सभी वास्तविक मान, लेकिन 2 को छोड़कर। इसी प्रकार से आपको इसका निकालना हो प्रांत, क्या करेंगे? इसको आप 0 कर दोगे, इसको 0 कर करके x का मान निकाल लेंगे, है ना? और फिर लिखेंगे x belongs to R, लेकिन उस बिंदु को छोड़कर जहां इसका हर क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। ठीक है, नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका है इरेशनल फंक्शन। इरेशनल फंक्शन, अपरिमेय फलन इसको बोलेंगे। तो ऐसा बीजगणितीय फलन जो परिमेय फलन नहीं होता है, लेकिन नाम है अपरिमेय। अ मतलब नहीं, परिमेय फलन, यानी कि जो बीजगणितीय फलन परिमेय फलन नहीं होता है उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय फलन बोलेंगे। जो बीजगणितीय फलन क्या होता है? परिमेय फलन नहीं होते हैं। ऐसे बीजगणितीय फलन जो परिमेय फलन नहीं हो उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय फलन बोलेंगे। एग्जांपल, f(x) बराबर √x, g(x) बराबर x² प्लस √x √1 प्लस x², एटसेट्रा। ये क्या है? आपके अपरिमेय फलन है, समझ गए? ऐसे बीजगणितीय फलन जो परिमेय फलन नहीं हो उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय फलन बोलेंगे। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। हम क्या पढ़ेंगे? ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। The function which is not algebraic function is known as transcendental function। मतलब ऐसे फलन जो बीजगणितीय फलन नहीं हो, ऐसे फलन जो बीजगणितीय फलन नहीं हो उसे क्या बोलेंगे हम? उसे बोलेंगे हम लोग ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ऐसे फलन जो बीजगणितीय फलन नहीं हो, ऐसे फलन जो बीज गणितीय फलन
नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहते हैं। इसमें पहला क्या था आपका? इसमें पहला आपका था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकी फलन। इसमें सबसे पहला पढ़ना है आपको चरघातांकी फलन। तो y बराबर a के पावर x, y बराबर a पावर x, जहां पे a क्या है? a आपका पॉजिटिव है और a नॉट इक्वल टू 1। y बराबर a के पावर x where a is greater than 0 and a is not equal to 1. This function, this form of function is known as exponential function where base a is constant. ये रूप का फलन चरघातांकी फलन कहलाता है। जहां ए क्या है? नियतांक। यहाँ ए क्या है? ए आपका बेस है जो कांस्टेंट है, यानी कि नियतांक, यानी कि y बराबर a के पावर x, a बड़ा 0 से, a नॉट इक्वल टू 1, a 1 बराबर नहीं होना चाहिए। इस रूप का जो भी फंक्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? चरघातांकी फलन। जहां a क्या है आपका? नियतांक है, यानी कांस्टेंट है। इसका एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल ले सकते हैं आप y बराबर 2 के पावर x, y बराबर 1/3 पावर x, y बराबर e के पावर x एटसेट्रा। ये सभी फलन क्या आपके? चरघातांकी फलन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम लोग बात करेंगे कि ये कंडीशन कहां से आया सर? a 0 से बड़ा होना चाहिए, a 1 बराबर नहीं होना चाहिए, 0 से बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? ये कंडीशन आया क्यों? इसमें लोग बात करेंगे। चरघातांकी फलन किसको बोलेंगे? तो y बराबर a के पावर x, जहां a क्या है? कांस्टेंट है, नियतांक। बशर्ते कि कांस्टेंट a जो है ये 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 बराबर नहीं होना चाहिए। इस रूप का जो भी फलन है क्या बोलेंगे उसको? चरघातांकी फलन बोलेंगे। अब क्वेश्चन है कि सर a का मान 0 से बड़ा बोल देने के लिए क्यों, ऐसा क्यों? यदि आप a का मान 0 से बड़ा नहीं लेते हैं, जैसे कि यदि हम a का मान ले लें 0, कहता है कि 0 से बड़ा होना चाहिए। यहां बोल रहा है कंडीशन a का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा मतलब a का मान 0 नहीं होना चाहिए और 0 छोटा भी नहीं होना चाहिए। एक बार हम लेते हैं 0 और देखते हैं कि 0 पर क्या होता है। यदि आप a का मान 0 रखेंगे और x तो कुछ भी हो सकता है, इस चरघातांकी फलन में x पर कोई कंडीशन नहीं है, x तो कुछ भी हो सकता है। तो x यदि आप -1 रखते हो, यदि आप x को रखते हो -1, तो आप जानते हो x का वर्ग -1 क्या होता है? 1/x। ये क्या हो जाएगा? 1/0 हो जाएगा। और 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है, यानी अपरिभाषित होता है ना? तो फिर क्या होगा? यदि आप a का मान 0 रखते हैं, x के ऋणात्मक मान पर क्या होता है? ये 1/0 इस तरह सारा फॉर्म आ रहा है और ये अपरिभाषित हो जा रहा है। इसी अपरिभाषित ना हो, यानी क्या फलन अपरिभाषित ना हो, इसी से बचाने के लिए हम a का मान 0 नहीं लेते हैं। इसी प्रकार से यदि आप a का मान रखते हो नेगेटिव, तो रखते हैं -1 रखते हैं, और x मान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, यदि मतलब हाफ रख लेते हैं हम लोग, तो क्या होगा? तो -1 का रूट होगा। और आपको पता है ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल क्या होता है? वास्तविक नहीं निकलता है, यानी कि किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल का मान ऋणात्मक वास्तविक नहीं होता है।
किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल का मान वास्तविक संख्या नहीं आता है। फिर क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। क्या हो गया, अपरिभाषित। तो इसी चीजों से बचाने के लिए बेस ए का मान, मैथमेटिशियन जो है, गणितज्ञ जो है, ए का मान क्या किया है, 0 से बड़ा लिया है, इसी कंडीशन से बचने के लिए। और 1 क्यों नहीं लिया गया? यदि आप 1 रखते हो, ए का मान 1 रखते हो, तो 1 पावर x आप कुछ भी रखो, x कुछ भी रखिए आप, 1 2 3 4 -1 0 कुछ भी रखिए, ऑलवेज वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 पावर कुछ भी क्या होगा, 1 ही होगा, है ना। फिर क्या होगा, फिर आपका यह फंक्शन चरघातांकी नहीं रह पाएगा, बल्कि एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, नियतांक फलन बन जाएगा। और इसी से बचने के लिए ए का मान 1 नहीं लिया गया, इसीलिए मैथमेटिशियन ने ए का मान क्या रखा, 0 से बड़ा रखा और ए का मान 1 के बराबर नहीं रखा। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। फंक्शन आपको ग्राफ याद रखना पड़ेगा। एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष, ये ग्राफ है आपका y बराबर 1 पावर x का, और ये ग्राफ तब हम बोलेंगे जब बेस a का मान क्या हो, 1 से बड़ा हो। इसका एक ग्राफ और बनता है। ये ग्राफ भी है y बराबर 1 पावर x का, बट यहाँ पे बेस क्या है, 0 1 के बीच है। तो ये दोनों के दोनों ग्राफ क्या है, चर घातांकी फलन के ग्राफ हैं। ये ग्राफ हम तब बोलेंगे जब बेस का वैल्यू क्या हो, 1 से बड़ा हो, और ये ग्राफ हम तब बोलेंगे जब बेस का वैल्यू 0 1 के बीच हो। यदि आप ये पॉइंट निकालना चाहो तो कैसे निकालेंगे, ये y अक्ष है, ये बिंदु कहां पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है, और y अक्ष पर x का मान क्या होता है, 0 होता है। y अक्ष पर x का मान क्या होता है, 0 होता है। जरा आप यहाँ रखिए 0, y बराबर a के पावर 0 कितना हो गया, 1। यानी कि जब x का मान आपने 0 रखा तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब यह बिंदु जो है इसका निर्देशांक क्या हो गया 0,1। यानी कि चर घातांकी फलन जो है इसका ग्राफ y अक्ष को कहां काट रहा है, 0,1 पर काट रहा है। यदि हम इसके प्रांत की बात करें, इस फलन का प्रांत क्या होगा, डोमेन क्या होगा, देखिए प्रांत को यदि आप ग्राफ से निकालना चाहते हैं, यानी ग्राफ को देखकर यदि आप प्रांत निकालना चाहते हैं, उसका क्या तरीका है, उसका तरीका है कि y अक्ष के समांतर आप बहुत सारे सरल रेखा खींचिए, और वो सारे सरल रेखा x अक्ष को जिन जिन बिंदुओं पर काट रही है, उन सभी बिंदुओं का जो x निर्देशांक है उसे हम बोलते हैं प्रांत। ठीक है, जब आप इस तरह से लाइन खींचेंगे, आप देख रहे हैं कि x अक्ष पे आपको सारे बिंदु मिल रहे हैं, है ना, तो हम बोलेंगे इसका प्रांत क्या होगा, इसका प्रांत होगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। यानी कि यह चरघातांकी फलन x के सभी वास्तविक मान पर क्या है, परिभाषित है। यदि हम इसके परिसर की बात करें तो परिसर कैसे निकालते हैं, ग्राफ से। ग्राफ को देखकर आप परिसर कैसे निकालोगे, तो कहता है कि x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर आप लाइन खींचिए और देखिए कि y अक्ष को किन किन बिंदुओं पर काट रहा है। जिन जिन बिंदुओं पर y अक्ष को काटेगा उन सभी बिंदुओं का जो कोटि है, यानी कि y निर्देशांक है, उसी को हम बोलते हैं परिसर। तो x अक्ष के समांतर आप लाइन खींचिए इस तरह से। आप क्या देख रहे हैं, x अक्ष के तो ग्राफ है ही नहीं, x अक्ष के नीचे तो कोई ग्राफ है ही नहीं, इसलिए आपको x अक्ष के नीचे कोई ग्राफ नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ x अक्ष के ऊपर ग्राफ है, इसीलिए, और आपको यही मालूम है x अक्ष समीकरण क्या होता है, y बराबर 0। x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0, और x अक्ष के ऊपर y पॉजिटिव होता है, x अक्ष के नीचे y क्या होता है, नेगेटिव होता है। आप देख रहे हैं आपका ग्राफ जो है कंप्लीटली कहां है, x अक्ष के ऊपर है, यानी कि हम बोलेंगे क्या, रेंज क्या होगा इसका, तो y बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, यानी कि 0 को छोड़कर, क्योंकि x अक्ष को ये ग्राफ टच नहीं कर रहा बल्कि अनंत पे टच करता प्रतीत होता है, x अक्ष को एग्जैक्टली टच नहीं करता, इसलिए चरघातांकी फलन
जीरो नहीं होने वाला है, वैसे अनंत पे इसका वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होना चाहता है। अनंत पे कहां होगा, देखिए इस ग्राफ में, ये ग्राफ देख रहे हैं, जब बेस के और 0 1 के बीच में ये ग्राफ अनंत पे लगता है एक्स अक्ष को टच कर देगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअली टच नहीं करता है। ये ग्राफ भी देखिए, ये कहां जा रहा है, माइनस अनंत पे, ये माइनस इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है, इसको एक्स अक्ष को टच करता प्रतीत होता है ना। तो हम बोल सकते हैं कि अनंत या माइनस अनंत पे यह ग्राफ एक्स अक्ष टच करता प्रतीत होता है, लग सकती है, लेकिन जीरो नहीं होता है। इसलिए हम रेंज क्या लिखे हैं, y बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि 0 से बड़ा। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, क्या बोलते हैं इसको, ओपन इंटरवल। और इसका मतलब होता है कि 0 को छोड़कर, 0 को शामिल नहीं करना है, 0 से बड़ा, है ना। तो हम बोलेंगे कि चरघातांकी फलन का परिसर क्या होता है, y ग्रेटर देन 0, यानी कि y पॉजिटिव, इसका मतलब है y पॉजिटिव। y इसको आप लिख सकते हैं ऐसे भी करके, वॉर y ग्रेटर देन 0, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 0 से बड़ा। इसको अपलोड कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका है अगला लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय फलन, लॉगरिथमिक फंक्शन। y बराबर या f ऑफ x बराबर log x टू द बेस a, यहां भी बेस a जो है 0 से बड़ा होगा, नॉट इक्वल टू 1 होगा। यही आपका है लघुगणकीय फलन। इसको पढ़ेंगे log x टू द बेस a, y बराबर log x टू द बेस a। यहां भी बेस है 0 से बड़ा होगा, 1 बराबर नहीं होगा। आपको आगे हम पढ़ाएंगे लघुगणकीय फलन जो है यह चरघातांकी फलन का इन्वर्स होता है, यानी कि प्रतिलोम होता है। इसके लिए हम ग्राफ देखें। y बराबर log x टू द बेस a का ग्राफ है ये, लेकिन ये ग्राफ है आपका जब बेस क्या हो 1 से बड़ा हो, और ये ग्राफ भी आपका y बराबर log x टू द बेस a का है, कब, जब बेस क्या हो 0 और 1 के बीच हो। यदि आप ये पॉइंट निकालना चाहें तो x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0, यानी कि y 0 कब होगा, जब x क्या होगा 1। आपको बताएंगे आगे हम कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ हम लोग बोलेंगे x अक्ष है, y 0 होगा, x क्या है 1 1 0, यानी कि ये बिंदु जो है x अक्ष पर जहां log का ग्राफ का कट रहा है, इसको हम बोलते हैं दशम क्या है इसका 1 0। इसका प्रांत क्या होगा, डोमेन। आप खुद देखिए, ये ग्राफ आपका x अक्ष के समांतर आप लाइन खींचिए इस तरह से, कहां कहां मिल रहा है आपको, सिर्फ y अक्ष के बाएं तरफ मिल रहा है। y अक्ष का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0, y अक्ष का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0, यानी कि x बराबर 0 का जो लाइन है इसको भी टच नहीं कर रहा है ग्राफ, बल्कि टच करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन टच एक्चुअली में नहीं करता है। तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू, यहां हम 0 को शामिल नहीं करेंगे, 0 इन्फिनिटी। परिसर के लिए हम बात करें, रेंज, रेंज मतलब y वैल्यू। क्या करेंगे आप लोग, x अक्ष के समांतर आप लाइन खींचेंगे इस तरह से। आप क्या देख रहे हैं,
एक्स अक्ष के समांतर हम लाइन खींचते हैं तो आपको सारा पॉइंट्स वाई अक्ष पे मिल रहा है, यानी कि y बिलोंग्स टू r यहाँ बोलेंगे। लेंस क्या होगा, y बिलोंग्स टू r, ऑल रियल नंबर। नोट कीजिए आप लोग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे y बराबर साइन एक्स, y बराबर साइन एक्स। इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। मैं कैसे बना रहा हूं आप लोग देखते रहिए। दो बाउंड्री में खींचा हूं, ये एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है, और ये बाउंड्री है +1 की बाउंड्री है, और ये बाउंड्री है -1 की बाउंड्री। आपको पता है कि साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, यानी कि जब एक्स का मान रखते हैं जीरो तो वाई क्या आता है, जीरो आता है। यानी कि इसका मतलब है कि ग्राफ साइन एक्स से कहां से गुजरेगा, ओरिजिन से, मूल बिंदु से गुजरेगा। कर्व कैसा होगा, स्मूथ ग्राफ जाएगा आपका ग्राफ। This graph is continuous and differentiable at all real values of x. x के सभी वास्तविक मान पर क्या होगा, यह फलन संतत होगा, कंटिन्यूअस, और अवकलनीय भी होगा, यानी कि डिफरेंशिएबल भी होगा। ये आपका ओरिजिन है, ये पॉइंट आपका है π/2, डिग्री में 90 डिग्री बोलेंगे। ये आपका है 2π, ये आपका है 3π/2, ये आपका है 2π, ये क्या है आपका 5π/2, ये क्या है आपका 3π, और फिर आपका ये पॉइंट क्या है 7π/2। इसी प्रकार से आप इधर पॉइंट दिखाएंगे -π/2, माइनस सोशल 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, इस तरह से आप बोल सकते हैं -π -3π/2 -2π,
ये ग्राफ आप इसका y बराबर साइन x का ग्राफ है, y बराबर साइन x का ये ग्राफ है। अब बहुत सारे यहां से पॉइंट्स निकलेंगे। सबसे पहले कि साइन x का प्रांत क्या है, परिसर क्या है, बताइए। तो मैं इस हेडिंग को मिटा रहा हूं। साइन x का प्रांत क्या होगा, पहला पॉइंट है सर, साइन x का प्रांत क्या होगा, साइन x का प्रांत क्या होगा। कहने का मतलब x के किन किन मानों पर साइन x परिभाषित है। आप देखिए, यदि आप y अक्ष के समांतर लाइन के लिए खींचेंगे आप, तो x अक्ष पे आपको सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं, यानी कि हम बोलेंगे साइन x x के सभी वास्तविक मान पर क्या है, परिभाषित है। यानी कि प्रांत क्या हो जाएगा x का, x बिलोंग्स टू R। और साइन x का परिसर क्या होगा, परिसर यानी कि रेंज, परिसर मतलब रेंज। प्रांत है क्या, ये प्रांत मतलब डोमेन, प्रांत यानी कि डोमेन, परिसर यानी कि रेंज, रेंज ऑफ साइन x, ये क्या होगा। तो देखिए, साइन x का जो महत्तम मान है वो कितना है, +1। +1 के बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पा रहा साइन x। साइन x का ग्राफ जो है -1 की बाउंड्री और +1 की बाउंड्री के बीच में ही धूम मचा रहा है। +1 से ना ऊपर जा रहा है और ना ही -1 से नीचे जा रहा है। तो हम बोलेंगे कि इसका जो परिसर है वो कहां से कहां होगा, -1 से +1 तक। यानी कि साइन x का न्यूनतम मान है कितना, देखिए -1। साइन x का न्यूनतम मान कितना है, -1, और अधिकतम मान कितना, देखिए +1। बोलेंगे हम लोग y बिलोंग्स टू -1 to +1। इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। इसका मतलब होता है कि शामिल कर रहे हैं, यानी कि -1 को भी शामिल करना है, 1 को भी शामिल करना है, और -1 और 1 के बीच जितनी भी संख्या सब शामिल इसमें होगा। तो साइंस का प्रांत हो गया और परिसर हो गया। और हम कुछ पॉइंट्स यहां से निकालेंगे। जरा आप मुझे बताइए कि x अक्ष का समीकरण क्या होता है। अभी आपको हम बताए थे x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0। अब प्रश्न उठता है, सर sin x 0 कहां कहां होता है। आपको बहुत जगह इसका यूज आएगा कि sin x 0 कहां कहां होता है, sin x -1 कहां कहां होता है, sin x +1 कहां कहां होता है, सबको देखेंगे हम लोग। तो x अक्ष का समीकरण क्या बराबर 0, तो y बराबर 0 और y बराबर sin x, ये दोनों ग्राफ, y बराबर 0 ग्राफ क्या है, x अक्ष है, और y बराबर sin x क्या है, ये है। दोनों ग्राफ जहां काट रहे हैं, यानी कि sin x का ग्राफ x अक्ष को जहां जहां काट रहा है वहां वहां sin x क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इन दोनों समीकरण को यदि आप सॉल्व करेंगे, क्या बोलेंगे, उनका बायां पक्ष क्या है, बराबर है, दायां पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि sin x बराबर 0, यानी कि sin x बराबर 0 कहां होगा, जहां पर y बराबर sin x का ग्राफ y बराबर 0 ग्राफ से मिलेगा। यानी कि sin x का ग्राफ x अक्ष को जिन जिन बिंदुओं पर काट रहा है उन्हीं उन्हीं बिंदुओं पर sin x क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। जरा आप मुझे बताइए तो कहां कहां काट रहा है। सर देखिए -2 पाई पे काट रहा है, -पाई पे काट रहा है, 0 पे काट रहा है, पाई पे काट रहा है, 2 पाई पे काट रहा है, 3 पाई पे काट रहा है। आप जरा सोचिए, पाई, 2 पाई, 3 पाई, वैसे ही 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, क्या मैं इसको n पाई नहीं बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो हम बोलेंगे सर अगला पॉइंट, sin x बराबर 0 कहां होगा, x बराबर n पाई पर, x बराबर n पाई पर sin x क्या होता है, 0 होता है। जहां n क्या है, n आपका इंटीजर है, n क्या है, पूर्णांक है, जहां n कोई पूर्णांक है। यानी कि sin x का मान 0 कहां कहां होगा, जहां पर ग्राफ आपका x अक्ष को काटेगा, यानी कि n पाई पर, यानी कि x बराबर n पाई पर sin x क्या होता है, 0 होता है। यदि मैं बात करूं कि sin x +1 कहां कहां होता है, sin x +1 कहां कहां होता है, तो देखिए कि +1 की बाउंड्री को sin x कहां कहां छू रहा है,
देखिए +1 की बाउंड्री है ये, sin x यहाँ छोड़ा है सर, देखिए -3 π/2 पर छोड़ा है, वैसे ही π/2 पर छोड़ा है, वैसे ही 5 π/2 पर छोड़ा है। ठीक है, इसी को हम यदि जनरलाइज्ड कर दें तो हम लिखेंगे कि साइन का जो मान है ये 4n+1 इंटू π/2, साइन का मान कहां पे 4n+1 इंटू π/2 पर क्या होता है +1 होता है ना, जहां पे n क्या है पूर्णांक है, n का मान रखिए आप लोग, n का मान रखते हैं 0, तो 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, 0 + 1 1, 1 इंटू π/2 देखिए आगे पॉइंट 1 रखिए, तो 4 इंटू 1 4, 4 + 1 5, 5 π/2 अगला पॉइंट आ गया। वैसे ही रखिए आप -1, तो 4 इंटू -1 -4, -4 + 1 -3, -3 π/2 देखिए कहां, देखिए पॉइंट ये देखिए सारे पॉइंट्स इसमें n का मान रखते जाइए, आपको सारे पॉइंट्स आ जाएंगे जहां पे sin x क्या होगा +1 होगा। इसी प्रकार से sin x -1 कहां होता है, तो sin x -1 होता है 4n-1 इंटू π/2, यानी कि sin x का मान 4n-1 इंटू π/2 पे क्या होता है -1 होता है। sin का मान कहां -1 होता है 4n-1 इंटू π/2, देखिए n का मान रखिए आप, रखिए 0 रखिए, 4 इंटू 0 0, 0 -1 -1/2, देखिए देखिए यहाँ आ रहा -1 आपका। अब रखिए 1, तो 4 इंटू 1 4, 4 -1 क्या हो गया 3, 3 π/2, देखिए क्या आ गया -1। वैसे आप रखिए क्या 2 रखिए, 4 इंटू 2 8, 8 -1 7, 7 π/2, देखिए आप यहाँ पे क्या आ रहा है आपका -1, यानी कि sin x 0 कहाँ होगा, x बराबर n पाई पर sin x 0 होता है, sin +1 कहाँ होता है 4n+1 π/2 पे क्या होता है +1 होता है, और sin x -1 कहाँ होता है 4n-1 इंटू π/2 पे -1 होता है। और भी पॉइंट्स यहाँ पे हैं, sin x जो आपका यह एक आवर्ती फलन है, यानी कि पेरियोडिक फंक्शन है। अब बोले सर किसको बोलते हैं आवर्ती फलन, आवर्ती फलन हम ऐसे फलन को बोलते हैं जो एक निश्चित अंतराल के बाद अपने आप को रिपीट करे, ऐसा फलन जो अपने आप को एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट करे, यानी कि उसका आवर्ती हो, यानी कि उसको पुनरावृत्त करे, उसका हम क्या बोलते हैं आवर्ती फलन बोलते हैं। देखिए आपको ये ट्रेन की तरह दिख रहा होगा, और देखिए ये अपने को रिपीट कर रहा है, देखिए यहां से यहां देख रहे हैं, यही चीज फिर देखिए यहां से, और फिर यही देखिए यहां पर गया। ठीक है, तो एक ही चीज यहां से यहां देखिए, ये एक साइकिल बोलते हैं इसको एक पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से यहां तक जो चीज है जैसा है वैसा है, फिर ये रिपीट कर रहा है, वैसा है फिर यहाँ रिपीट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, यह एक आवर्ती फलन है, पेरियोडिक फंक्शन है, यानी कि sin x इज अ पेरियोडिक फंक्शन whose period is 2π। इसका जो आवर्त है वो क्या है 2π है। आवर्त किसको बोलते हैं, कहता वह न्यूनतम लंबाई, वह न्यूनतम लंबाई जिस पर sin x अपने आप को रिपीट करे, है ना। तो देखिए आप यहां से लेकर के यहां तक ये लंबाई कितनी है 0 से 2π, 2π - 0 क्या हो गया 2π। आप यहां भी चेक कर सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक जो एक साइकिल है, एक पीरियड है, इसकी लंबाई कितनी है, तो 0 - 2π क्या हो जाएगा 2π हो जाएगा। यानी कि अगला पॉइंट हो गया आपका sin x क्या है, sin x एक आवर्ती यानी कि पेरियोडिक फंक्शन, आवर्ती फलन है तथा इसका आवर्त 2π होता है। अब आप बोलेंगे सर 0 से लेकर के 90 तक, देखिए यहां से इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपको याद हो तो 0 से π/2 को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90, और यहां से 90 से 180 क्या हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये क्या देखिए आपका, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। आप लोग बहुत पढ़े होंगे कि sin x जो है कहां कहां पे पॉजिटिव कहां पे नेगेटिव होता है। आपको हम क्लास में पढ़ाए थे ऐड शुगर टू कॉफी, आपको हम ट्रिक बताए थे ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ए यहाँ पे ए मतलब ऑल पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एस, शुगर में एस है मतलब साइन और उसका उल्टा कॉसेक, यानी साइन और कॉसेक क्या होता है पॉजिटिव होता है, कहां पे सेकेंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, और सेकेंड में कौन होता है पॉजिटिव साइन और कॉसेक।
और थर्ड में टी मतलब टेन और उसका रिवर्स इनवर्स उल्टा यानी कि कॉट, टेन कॉट क्या होता है पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सी यानी कॉस और उसका उल्टा सेक, कॉस और सेक क्या होता है पॉजिटिव होता है। यानी कि फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या होता है पॉजिटिव होता है। आप देख भी सकते हैं, आपको जैसा कि मालूम है कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है y बराबर 0 और y बराबर 0 के ऊपर जो ग्राफ है ये क्या है पॉजिटिव है और इसके नीचे ग्राफ क्या है नेगेटिव है। आप देख सकते हैं कि एक्स अक्ष यानी कि y बराबर 0 लाइन के ऊपर जो ग्राफ है ये और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में, दोनों के दोनों ग्राफ क्या है एक्स अक्ष के ऊपर है। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन एक्स क्या होगा पॉजिटिव होगा और सेकंड में भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। लेकिन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का ग्राफ एक्स अक्ष के नीचे आ गया है, यानी कि एक्स अक्ष के नीचे यानी कि y क्या नेगेटिव। आपको बता दिया है कि एक्स अक्ष के नीचे y क्या होता है नेगेटिव होता है। यहां से हम बोलेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या होगा नेगेटिव होगा। ग्राफ से आप यह भी बोल सकते हो कि साइन एक्स कहां पॉजिटिव होता है और कहां नेगेटिव होता है। तो एक्स अक्ष के ऊपर y पॉजिटिव होता है, एक्स अक्ष के नीचे y क्या होता है नेगेटिव होता है। यानी कि हम यहां से बोलेंगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष के ऊपर है, इसीलिए हम बोलेंगे साइन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड में क्या होता है पॉजिटिव होता है और साइन एक्स थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।